दोस्तों नमस्कार। आधुनिक भारत के कांग्रेस में गरम दल और नरम दल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी और पीसीएस में आए हुए हैं वो निम्नलिखित हैं। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी जब भारत के आंदोलन में नहीं थे तो उससे पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन को कौन कौन सा घटना है जो प्रभावित किया था। तो पहला ऑप्शन है 1898 के इटली अबसिनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो इसका ऑप्शन डी सही है चारों। इसकी व्याख्या देख लें। तो इसकी व्याख्या है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबसिनिया युद्ध में, जिनमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899-1901 के बीच में बॉक्सर आंदोलन हुआ। बॉक्सर आंदोलन कहाँ हुआ? तो चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध हुआ था, जिस तथा रूस पर जापान की विजय इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जार शाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ शक्ति सिद्ध कर दिया। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। तो गोरी जाति के लोग अजेय हैं, ये भ्रम को कब तोड़ा गया? तो 1905 में जब रूस को हरा दिया जापान ने। दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो राजा बाम बंध आंदोलन। मतलब क्या कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति क्या थी? राज बाम बंध आंदोलन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग करना तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या हो गया कि नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। तो स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसारण को लेकर कांग्रेस के उग्रवादी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद हो गया। तो मतभेद क्या था कि गरम दल इसको पूरे देश में फैलाना चाहता था आंदोलन को, और नरम दल इसको सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहता था। तो गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह से सहयोग न दिया जाए। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से, पंजाब से। तो अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्रों के थे। तो उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। तो कांग्रेस में जो नरमपंथी दल में विश्वास रखते थे वो बड़े बड़े शहरों से आते थे और उनको जनसाधारण पर कोई संपर्क नहीं था, और वे बड़े बड़े पदों और उपाधियों के लिए आकर्षण रखते थे। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने का बल दिया? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। कहाँ रखी थी? 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने संदेश दिया था कि
स्वशासन की बात उन्होंने रखी थी, सेल्फ गवर्नमेंट के बाद। और वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में भी अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। तो 1906 में वे अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के। निम्नलिखित में कौन उग्रवादी नहीं था, उग्रपंथी नहीं था? यानी गरम दल, इसमें से पूछा जा रहा है कि गरम दल में कौन नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। थे कौन? तो बाल गंगाधर तिलक थे, मगन लाल ढींगरा थे, उधम सिंह भी गरम दल के नेता थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडर में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, इसीलिए इन्हें गुरु मानते थे गांधी जी। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेता नहीं है इनमें से कौन? तो उग्र राष्ट्रवाद के नेता नहीं है गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी सब तो हैं, जैसे बिपिन चंद्र पाल हैं, लोकमान्य तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? तो इसमें भी गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवाद में विश्वास नहीं रखते थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो गंगाधर तिलक क्या करते थे कि गंगाधर तिलक बोले कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। कब? 1906 में। तो उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य माना। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता और भिक्षावृत्ति नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कब? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। जब बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व हुआ कांग्रेस पर, तो वो अनुनय और विनय ये सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया। कांग्रेस नेतृत्व की निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उग्रवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने स्वराज्य प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत बने। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा? तो इसका ऑप्शन है बी, तिलक ने कहा। तो उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की, जिनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब? ए, 1906 के बाद। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेता प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले, एस.एन. बनर्जी। तो आंसर हो जाएगा गरम दल से संबंधित थे अरविंद घोष।
अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गर्म पक्ष के नेता थे। वे गर्म दल के 4 खंभे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 के बीच में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। तो अरविंद घोष को 1908 में कहाँ से गिरफ्तार किया? तो मणिकतल्ला उद्यान से। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो बिपिन चंद्र पाल उग्रपंथ में विश्वास रखते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के दौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरम दल कौन नहीं थे? तो तिलक नरम दल के नेता नहीं थे। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? तो लाला लाजपत राय उग्रवादियों से जुड़े हुए नहीं थे। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। तो उदारवाद देखिए, इसमें फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे और लाला लाजपत राय उग्रपंथी थे। यानी कि लाला लाजपत राय जो थे वो उग्रपंथी थे, बाकी सब नरम दल के थे। तो लाला लाजपत राय गरम दल के थे। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो लाला लाजपत राय ने मैजनी को अपना गुरु माना। ये अच्छा क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी, यानी इटली के राष्ट्रपिता हो गए मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। तो द ड्यूटीज ऑफ मैन किसने लिखा? मैजनी ने लिखा। मैजनी को राष्ट्रपिता कहा जाता है इटली का, और उसका अनुवाद उर्दू में किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने किया। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे कौन? लाला लाजपत राय। यानी कि जीवनी लिखी लाला लाजपत राय ने किसके? मैजनी की, गैरिबाल्डी की, शिवाजी की तथा श्री कृष्ण की। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। राजनीति के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसने लिखी? तो लाला लाजपत राय ने लिखी। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने लिखी। निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी तथा मध्यम मार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तथा बिपिन चंद्र पाल बंगाल थे।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो तिलक को। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उन्होंने सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था उनमें। वह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए, किंतु इनका उचित प्रभाव हुआ। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो सिरोल ने। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो सिरोल। निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो तिलक को। जीवी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मूलर ने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। और इन्होंने तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी? तो वो है मैक्स मूलर। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक महान विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी का भाई। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सज़ा देकर मांडले जेल, जो कि बर्मा में है, भेज दिया गया था। बर्मा का नया नाम म्यांमार है। उसकी राजधानी नैपीताव। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष के लिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्र राष्ट्रवादी विचारधाराओं को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? इसका आंसर होगा बी, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, कौन? नरम दल। वहीं दूसरी ओर गरम दल आक्रामक विरोध में, सामूहिक आंदोलन में, आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज्य का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज्य का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। भारतीय मुसलमान सामान्यतः रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसके कारण क्या था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुआ क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। ये कथन है, कारण है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कूट का प्रयोग करके बताएं। तो ए गलत है परंतु आर सही है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। ये गलत है, लेकिन उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था कौन? तो तिलक किए थे। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? तो तिलक ने।
महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों ने में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली ने उठाई थी। तो बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। तो महात्मा गांधी गंगाधर तिलक की अर्थी उठाए थे, उनके साथ मौलाना शौकत अली भी थे और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी थे। हसरत मोहानी शोक गीत पढ़ा था।